हेलो और स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम इतिहास के एक बेहद रोमांचक और जबरदस्त चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं, अजमेर का चौहान वंश। ये कोई आम कहानी नहीं है। इसमें एकदम शून्य से एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने का जज्बा है, कला और संस्कृति का एक शानदार स्वर्णयुग है, और अंत में एक ऐसा मोड़ है जिसने सचमुच पूरे भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। पर इस कहानी को शुरू करने से पहले जरा सोचिए, वो कौन सा शहर है जिसे राजस्थान का हृदय या फिर भारत का मक्का कहा जाता है? कोई अंदाजा? बिल्कुल सही, वो है अजमेर। और इसी ऐतिहासिक शहर को चौहानों ने अपनी राजधानी बनाया और सदियों तक शान से राज किया। आज के सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले अजमेर के चौहानों का उदय, फिर अर्णोराज का योगदान, उसके बाद इस साम्राज्य का स्वर्ण युग, फिर पृथ्वीराज चौहान की शुरुआती विजय, और अंत में वो ऐतिहासिक तराइन के युद्ध। लास्ट में सब कुछ याद रखने के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, अजमेर के चौहानों का उदय। देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में इस महान साम्राज्य की नींव आखिर रखी कैसे गई। एग्जाम में शासकों का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो इसके लिए एक बड़ी ही मजेदार सी ट्रिक है। AAVP, यानी ए से अजयराज, ए से अर्णोराज, वी से विग्रहराज और पी से पृथ्वीराज। है ना आसान? चलिए सबसे पहले अजयराज की बात करते हैं। 1113 ईस्वी में उन्होंने अजयमेरू यानी आज का अजमेर बसाया। इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए, जिन पर श्री अजय देव और अजय प्रिय द्रम्म लिखा होता था। और एक बहुत जरूरी बात, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज के समय को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। इसे जरूर याद रखिएगा। अब जरा इस शानदार किले की वास्तुकला को देखिए। ये है अजयमेरू दुर्ग। ये एकदम बीठली पहाड़ी के ऊपर शान से खड़ा है। परीक्षा में कई बार इसके दूसरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिए, इसे गढ़ बीठली और बाद में तारागढ़ के नाम से भी जाना गया। ये किला चौहानों की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल था। अजयराज के बाद ये कहानी आगे बढ़ती है उनके बेटे की ओर। भाग 2, अर्णोराज और उनके योगदान। चलिए देखते हैं कि इन्होंने साम्राज्य को कैसे और मजबूत किया। 1123 से 1155 ईस्वी तक अर्णोराज का शासन रहा। और भाई, इनका काल सिर्फ लड़ाइयों के लिए नहीं जाना जाता। हाँ, इन्होंने चालुक्यों के साथ कड़ा संघर्ष किया और उन्हें हराया, लेकिन साथ ही इन्होंने पुष्कर में मशहूर वराह मंदिर भी बनवाया। मतलब इन्होंने साम्राज्य को भौतिक रूप से तो बढ़ाया ही, साथ ही आध्यात्मिक मजबूती भी दी। अच्छा, यहां एक पल के लिए रुकते हैं। एक बड़ा ही दिलचस्प और एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। इतिहास में ये एक कलंक है, तो चौहान वंश में ये कुख्यात उपाधि किसे मिली? सोचिए जरा। इसका सही जवाब है जगदेव। सत्ता के लालच में अर्णोराज के अपने ही बेटे जगदेव ने 1155 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। इसीलिए इतिहास में जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। ये पॉइंट अक्सर एग्जाम्स में फंसा देता है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। खैर, जगदेव का समय बहुत छोटा और अंधकारमय था। इसके बाद साम्राज्य ने एक नई सुबह देखी। भाग 3, चौहान साम्राज्य का स्वर्ण युग, यानी विग्रहराज चतुर्थ का दौर। विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें प्यार से लोग बीसलदेव भी कहते थे, ने जगदेव को हटाकर सत्ता संभाली। 1153 से 1163 ईस्वी तक का जो उनका समय था ना, उसे चौहानों का एकदम स्वर्ण युग माना जाता है। सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि कला के बहुत बड़े कदरदान थे। विद्वानों को अपने दरबार में रखने के कारण ही इन्हें कवि बांधव यानी कवियों का भाई कहा जाता था। अब जो इमारत आप देख रहे हैं, इसकी कहानी बड़ी ही ट्रेजिक है। विग्रहराज जी ने एक बेहतरीन संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, सरस्वती कंठाभरण। लेकिन इतिहास देखिए, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर एक मस्जिद में बदल दिया, जिसे आज हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ये राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। चलिए दिमाग की थोड़ी और कसरत करते हैं। एक और एग्जाम वाला सवाल, वो कौन से चौहान शासक थे जो खुद एक बेहतरीन नाटककार थे और जिन्होंने हरे केली नाम का संस्कृत नाटक लिखा था? बिल्कुल सही, वो विग्रहराज चतुर्थी थे। मजे की बात तो यह है कि इसी नाटक की लाइनें उस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखी गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे और सबसे चर्चित भाग की तरफ, पृथ्वीराज चौहान, प्रारंभिक विजय और क्षेत्रीय प्रभुत्व। लेकिन उस महान योद्धा की कहानी शुरू करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जब राजा नाबालिग होता है तो राजकाज संभालने वाले को रीजेंट या संरक्षक कहते हैं।
राजस्थान के इतिहास में पहली बार ये जिम्मेदारी एक महिला ने उठाई थी। कौन थी वो? वो थीं पृथ्वीराज की माता कर्पूरी देवी। सोचिए, पृथ्वीराज सिर्फ 11 साल के थे जब उन्हें गद्दी संभालनी पड़ी। ऐसे में उनकी मां राजस्थान की पहली महिला संरक्षिका बनी। जैसे जैसे पृथ्वीराज बड़े हुए, उनके कारनामे भी बड़े होते गए। उन्होंने दलपुंगल यानी विश्व विजेता और राय पिथौरा जैसी जबरदस्त उपाधियां हासिल की। और हाँ, इस पूरी जर्नी में उनके प्रधानमंत्री कदम्बवास, जिन्हें कैमास भी कहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल था। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, आपको समझ आएगा कि पृथ्वीराज कितनी तेजी से अपना दबदबा बना रहे थे। 1178 में आते ही सबसे पहले अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को शांत किया। फिर 1182 में महोबा के चंदेलों को हराया। यहीं पर मशहूर वीर आल्हा और ऊदल शहीद हुए थे। उसके बाद 1184 से 1187 तक चालुक्यों से भी उनका कड़ा संघर्ष चला। मतलब आसपास के सारे दुश्मनों का उन्होंने सफाया कर दिया था। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे सीरियस और अहम मोड़ पर। भाग 5, तराइन के निर्णायक युद्ध। एक ऐसा विदेशी हमला जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। 1191 ईस्वी, तराइन का मैदान, पहला युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को इतनी बुरी तरह हराते हैं कि गोरी जान बचाकर भागता है। लेकिन काश कहानी यहीं खत्म हो जाती। ठीक 1 साल बाद 1192 में गोरी पूरी तैयारी और एक विशाल सेना लेकर वापस लौटता है और इस तराइन के दूसरे युद्ध में दुर्भाग्य से मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ये हमारे इतिहास की सबसे बड़ी युग परिवर्तनकारी घटना थी। तो सवाल ये उठता है कि एक अजय सम्राट हार कैसे गया? एनालिटिकल सवालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भागते हुए दुश्मन गौड़ी को कम आंकना सबसे बड़ी भूल थी। दूरदर्शिता की कमी देखी। पृथ्वीराज ने अपने आसपास के सभी पड़ोसी राजाओं से दुश्मनी मोल ले ली थी, तो संकट के वक्त किसी ने मदद नहीं की। और सबसे बड़ी बात, पहली जीत के बाद युद्ध की तैयारी करने के बजाय आमोद प्रमोद यानी जश्न में इतना व्यस्त हो जाना कि दुश्मन की वापसी की भनक ही न लगे, यही भारी पड़ा। अब ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये समझ लीजिए आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। हर एग्जाम में यहां से सवाल बनते ही हैं। चंदबरदाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो पिंगल और डिंगल शैली में। जयनायक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय लिखी। सोमदेव ने ललित विग्रह राज लिखी और नरपतिनाल ने गौड़वाड़ी बोली में बीसल देव रासो रची। इस टेबल का तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मार्क्स बढ़ाने का अचूक तरीका है। चलिए, अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो फटाफट से भाग 6 में एक त्वरित पुनरावृत्ति यानी क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि सारे फैक्ट्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। पूरी चौहान डायनेस्टी की जर्नी को बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में याद रखिए। पहला स्टेप, अजयराज ने 1113 में अजमेर बसाकर शुरुआत की। दूसरा, अर्णोराज ने साम्राज्य बढ़ाया और मंदिर बनवाए। तीसरा, विग्रहराज चतुर्थ का वो दौर जिसे हम सांस्कृतिक स्वर्ण युग कहते हैं। और आखिर में चौथा स्टेप, पृथ्वीराज चौहान का वो दौर जो एकदम शिखर पर पहुंचा, लेकिन तराइन के मैदान में एक दर्दनाक पतन में बदल गया। जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर 1192 के उस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते, तो आज हमारे भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास कैसा होता? क्या आज की दुनिया बिल्कुल अलग होती? ये इतिहास का एक ऐसा व्हाट इफ है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। खैर, ज्ञान के सफर को ऐसे ही जारी रखिए और हमेशा कुछ नया